1970 के दशक के मध्य में भारत अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। क्या आपातकाल टाला जा सकता था? इतिहासकारों और संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच इस पर अलग अलग मत है दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव, आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, कल ही हमने 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ मनाई। 1975 का आपातकाल, क्या इसे टाला जा सकता? आज इस पहलू पे हम बात करेंगे। नमस्कार, आज हम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे विवादास्पद अध्याय पर चर्चा करेंगे। 25 जून 1975 को लगाया गया था आपातकाल। ये विषय केवल राजनीति का नहीं है दोस्तों, बल्कि संविधान, नागरिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती का भी है। इस विषय पर आज भी अलग अलग मत है। कुछ लोग इसे व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि दूसरे इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर प्रहार मानते हैं। आइए समझते हैं कि आपातकाल क्यों लगा, क्या इसे टाला जा सकता था और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ा। आपातकाल की पृष्ठभूमि और कारण। 1970 के दशक के मध्य में भारत अनेक गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक दबाव बढ़ गया था देश के ऊपर। तेल संकट के कारण महंगाई तेज हो गई थी। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता में असंतोष पैदा हो गया था। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हुए थे। उस टाइम पे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में व्यापक जन आंदोलन ने सरकार से इस्तीफे की मांग भी की थी दोस्तों। रेलवे कर्मचारियों की ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी और 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के चुनाव के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया था। सबसे बड़ा पॉइंट ये था, उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बने रहने को लेकर संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उस टाइम पे सरकार का तर्क था कि देश में आंतरिक अशांति बढ़ रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्था खतरे में है। इसी आधार पर संविधान के तत्कालीन प्रावधानों के अंतर्गत आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। क्या आपातकाल टाला जा सकता था? इतिहासकारों और संवैधानिक विशेषज्ञों के बीच इस पर अलग अलग मत है दोस्तों। कई लोगों का मानना है कि आपातकाल के स्थान पर अन्य लोकतांत्रिक विकल्प उपलब्ध हमारे सामने थे, जैसे प्रधानमंत्री नैतिक आधार पर इस्तीफा देकर पुनः जनादेश मांग सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा भी की जा सकती थी। मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते थे। विकसित संवाद स्थापित किया जा सकता था। कानून व्यवस्था की समस्याओं का समाधान सामान्य संवैधानिक और प्रशासनिक उपायों से किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। दूसरी ओर कुछ समर्थकों का मत है कि इस समय देश में राजनीतिक अस्थिरता और व्यापक आंदोलन के कारण सरकार को कठोर कदम उठाना आवश्यक लगा। आपातकाल के दौरान क्या हुआ दोस्तों? इमरजेंसी के टाइम पे आपातकाल लागू होने के बाद पूरे देश में बड़े परिवर्तन दिखाई दिए। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई। समाचार प्रकाशित होने से पहले सरकारी अनुमति आवश्यक हो गई। हजारों विपक्षी नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS सहित कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। उस टाइम पे अनेक स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में रखा गया। विभिन्न विवरणों में हिरासत, पूछताछ और दुर्व्यवहार के आरोप दर्ज हैं दोस्तों। कई नागरिकों ने अभिव्यक्ति, संगठन और विरोध के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध महसूस किए। उस टाइम पे बड़ी संख्या में लोगों को बिना सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के निरुद्ध किया गया। लोगों को परिवार नियोजन अभियान के दौरान कुछ क्षेत्रों में जबरन नसबंदी के आरोप लगे। झुग्गी झोपड़ी हटाने जैसे अभियानों को लेकर भी व्यापक विवाद हुए। जनजीवन पर प्रभाव आपातकाल का असर समाज के लगभग हर वर्ग पर पड़ा। कोई वर्ग बचा नहीं। सकारात्मक पक्ष, जिसे लोग कुछ कहते हैं, सरकारी कार्यालयों में समय पालन बढ़ा। उसके बाद में रेल सेवाएं अपेक्षाकृत समय पर चलने लगी। इमरजेंसी लगने के बाद में लोगों का ऐसा मानना है। प्रशासनिक अनुशासन मजबूत दिखाई दिया। कुछ आर्थिक संकेतकों में अल्पकालिक सुधार भी देखने को मिले, लेकिन नकारात्मक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक चर्चा का विषय बना रहा है। आज तक भय का वातावरण पैदा हो गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग गया था। राजनीतिक विरोध का दमन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर
प्रश्न भी खड़े करने लगे थे लोग। नागरिक अधिकारों में कमी का अनुभव भी महसूस किया। न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका पर गंभीर बहस छिड़ गई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़े, इस पे भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़े। हजारों गिरफ्तारियां, प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक, नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़े, जिसमें सबसे पहले लोकतंत्र की रक्षा के प्रति जनता अधिक जागरूक हुई। भविष्य में संविधान में संशोधन कर आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाया गया ताकि कोई उसका इस्तेमाल ना कर सके। नागरिक अधिकारों के महत्व को नई पहचान मिली। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विचार विमर्श शुरू हो गया। कुछ भारतीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया और उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। दोस्तों, जेल भेजे गए प्रमुख नेताओं में कौन कौन शामिल थे, हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चंद्रशेखर, जो उस समय कांग्रेस के भीतर आलोचनात्मक रुख रखने वाले नेताओं में थे। जॉर्ज फर्नांडीज, नानाजी देशमुख कुछ समय भूमिगत रहने के बाद गिरफ्तार हुए। चरण सिंह, राजनारायण, बीजू पटनायक, मधु दंडवते, मधु लिमिये, पिल्लू मोदी, श्री वीर कुमार यादव जो हरियाणा से हैं, प्रोफेसर राम बिलास शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, हमारे बहुत परिचित है दोनों ये। कर्पूरी ठाकुर कुछ समय तक भूमिगत रहे लेकिन बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भूमिगत लोकतांत्रिक आंदोलन का हिस्सा रहे। उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी कि वो उनको भूमिगत होना पड़ा। हालांकि उन्हें लंबे समय तक निरुद्ध किए जाने का विवरण सभी स्रोतों में एक समान नहीं मिलता। सुशील कुमार मोदी जी भी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उनको भी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ऐसा एक उदाहरण महाराष्ट्र का है जब भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू जी और उनके पिताजी दोनों को अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। परिवार के अन्य सदस्यों ने अपनी पहचान छुपाकर समय को सुरक्षित रखा। आप अंदाजा लगा लिए किसको छोड़ा उन्होंने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर कार्रवाई, आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के तत्कालिक सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हजारों स्वयंसेवकों को देश भर में गिरफ्तार किया गया। अनेक कार्यकर्ता महीनों और कुछ मामलों में लगभग पूरे आपात के दौरान जेल में रहे, 1 साल से भी ज्यादा। भूमिगत साहित्य, पर्चों और गुप्त संपर्क व्यवस्था के माध्यम से विरोध जारी रखा गया। बैठे नहीं लोग। आपातकाल के बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। 1977 में चुनाव हुए। जनता ने अपना निर्णय मतदान के माध्यम से दिया। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी जो 1947 के बाद में लगातार चलती आ रही थी। इसके बाद संविधान में संशोधन किए गए ताकि भविष्य में आपातकाल की घोषणा के लिए अधिक कड़े संवैधानिक प्रावधान हो, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। विशेष रूप से 44वां संविधान संशोधन ने आपात प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिससे अनेक महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। दोस्तों, ये घटना में याद दिलाती है कि लोकतंत्र के चुनाव से नहीं चलता, बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया, सक्रिय विपक्ष, संवैधानिक मर्यादा और नागरिक स्वतंत्रता से मजबूत होता है। इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत को दोहराना नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर भविष्य को अधिक सुरक्षित और लोकतांत्रिक बनाना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको फॉरवर्ड भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।